नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंस 2023 के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया था रेस। तो उस रेस का आज टेस्ट नंबर 167 है। तो देखते हैं इसमें मैथ का एनालिसिस। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? हाँ, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। कोई ट्राइंगल है एबीसी में, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। टचेस ए बी बी सी सी डी एट पॉइंट पी क्यू आर पर रिस्पेक्टिवली वो टच करता है। बी पी बराबर 13 है, सी क्यू बराबर 9 है, ए आर बराबर 11 है। तो पेरीमीटर पूछा हुआ है एबीसी का। एक क्वेश्चन जो डिजाइन है वो इस कंसेप्ट के ऊपर डिजाइन है कि कोई भी एक सर्कल के ऊपर किसी भी निश्चित पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाएं तो उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये हमने पढ़ा है, पी ए बराबर पी वी में। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। एक और होता है कि अगर यहाँ से किसी एक सर्कल के एक निश्चित पॉइंट से ये पॉइंट्स खींचे जाएं, और भी बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है? पी ए बी और सी और डी। तो इस कंडीशन में होता है पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जब बात आई सर्कल की तो मैंने ये बता दे रहा कुछ चीज़ें एडिशनल। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा क्या होता है। एक टेंजेंट जा रही है पी टी और ए बी अंदर को एक कॉर्ड से बन रहे हैं। तो क्या होता है? पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ये भी आपको पता होना चाहिए सर्कल के अंदर। ठीक है दोस्त, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है वो इस कंसेप्ट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है कि पी ए बराबर पी वी के ऊपर ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब आप देखना एक पॉइंट से ये सर्कल की दो टेंजेंट हैं तो ये दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी। ठीक इसी तरीके से ये दो टेंजेंट हैं तो ये दोनों बराबर होंगी। इसी तरीके से ये दो टेंजेंट हैं यानी ये दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है दोस्त, कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। BP बराबर 13 है तो ये भी 13 होगा। CQ बराबर 9 है तो ये भी 9 होगा। और AR बराबर 11 है तो ये भी 11 होगा। अब कुछ नहीं, इनको जोड़ के डबल किया है और कुछ नहीं किया है। 13 9 22 11 33 दूनी 66 हमारा आंसर। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है, यहाँ पे दिखा हुआ है 88 से विभाज्य है, तो देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5x माइनस 7y फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। आपको बताया था जब भी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आए तो जैसे 88 का डिविजिबिलिटी रूल आया, इसको दो को प्राइम में नंबर में तोड़ो। को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। कैसे तोड़ेंगे? 8 गुणा 11 88। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 हो वो होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, 88। तो जो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, जो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, वही संख्या 88 से डिविजिबल हो जाएगी। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, कहोगे सर ये तो पता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? मैंने आपको बता चुका हूँ कि एंड की 3 संख्या 8 से डिविजिबल हों, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एंड की 3 नहीं, एंड की 2 संख्या ही 8 से डिविजिबल हो। आप कहोगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी नंबर है 164, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो मैंने आपको कहा एंड के 2 अंक देख लो, एंड के 2 अंक हैं 64। इससे पहले ये देखो क्या इवन है या ऑड है। अगर ऑड है, अगर यहाँ पे क्या है? ऑड है। ऑड है तो 64 में +4 जोड़ के देखो 68। अगर 68 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक और लिया 334, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, कोई बोल लो 34 लिया, 34 से पहले एक और नंबर है, 34 में 4 जोड़ेंगे 38। अगर 38 8 से डिविजिबल है तो 334 भी 8 से डिविजिबल होगा, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई, ये तो ऑड के कंडीशन में है। अगर इवन आ जाए, जैसे इवन में 264 होता तो कुछ नहीं करना है, केवल 2 ही अंक लेना है। अगर 64 8 से डिविजिबल है तो 264 भी 8 से डिविजिबल होती है। ये इसलिए होता है ताकि 208 8 हर 200 पे अपनी साइकिल को रिपीट करता है। ये अंदर की चीज़ें हैं, इतनी सोच लो, ज़्यादा मत सोचो। हाँ, तो 88 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए जैसे यहाँ आया है 2094x
0.843/2 ये संख्या है, ठीक है। तो y का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू मैं अगर 9 रखता हूँ, क्या 392 8 से डिविजिबल है? मैंने एंड में देखो ये आ रहा है 92, 92 के आगे कौन सी संख्या है? 3 है, यानी ऑड संख्या है, यानी +4 96 8 से डिविजिबल है? कहोगे सर बिल्कुल है, यानी y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई सर, 9 हो गई। अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं? एक अंक छोड़ के 9 4 13 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 11, 13 11 24 प्लस एक्स या तो बराबर होंगे, या इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा? 3 2 5 और 8, 13 4 17 17, या इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा? 11 आएगा। या तो इन दोनों का डिफरेंस 24 प्लस एक्स प्लस 17 माइनस 17 बराबर 0 आएगा, या 24 प्लस एक्स माइनस 17 बराबर आपका 11 आएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो कहता है, अल्टरनेट में संख्याओं को जोड़ो और उन दोनों का डिफरेंस लो, या तो वो 0 आता है या 11 आता है, 11 का किसी कोई मल्टीपल आता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी कोई x की वैल्यू आ जाएगी, मैं x की वैल्यू 24 4 रखता हूँ तो 28 माइनस 17 आता है 11, यानी x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के सबसे बड़े संभावित मान, x के सबसे बड़े है, x का सबसे बड़ा है, सॉरी मैंने यहाँ y का सबसे बड़ा ले लिया है, पहले x का सबसे बड़ा लेना है, तो इसका मतलब इसको बाय रखो। अभी इस देखो, पहले हम इसकी पॉसिबल वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। हम लोगों ने बाय पर देख लिया, यहाँ पर बाय रखो और यहाँ पर 2 रखो। हाँ, पहले हम बाय की पॉसिबल वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या आता है। 1 आ सकता है और 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है। बाई की पॉसिबल वैल्यू इतनी आ सकती है, नहीं आ सकती है? 16 56 और 96, समझ रहे होगे मैंने कैसे किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये कंडीशन कैसे आएगी? 4 और 1 5 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2 11 और 8 17, 11 और 8 का को जोड़ना था, 11 और 4 15, और अगर 1 रखता हूँ तो 16 प्लस एक्स माइनस 17 बराबर 0 या 11 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 रखने पे सेटिस्फाइड हुई। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 5, y की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी थी, तो 20 प्लस एक्स माइनस 17 बराबर 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? x की वैल्यू यहाँ से आएगी 8, यानी यही आंसर है हमारा। x की वैल्यू 8 रखते हैं और y की वैल्यू तब कितनी रखेंगे? 5 रखेंगे। x की वैल्यू 8 गुणा 5 40 हो जाएगा, और y की वैल्यू 7 गुणा 5 35 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। समझ रहे होगे मैंने कैसे करने की कोशिश की है। ये y की x की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो मैंने y की पहले पॉसिबल वैल्यू निकाल ली, क्या क्या हो सकती है, फिर इनकी अजम्पशन से x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा था। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पहले क्वाड्रेंट में देखो सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री तक रहता है, ये 80 डिग्री पर रहता है, ये 270 डिग्री पर रहता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात चल रही है, इसका मतलब 10 पॉजिटिव रहेगा, 10 पॉजिटिव है, और 10 थीटा की जो वैल्यू है वो 3/1 है या नहीं है? 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ से मैं हाइपोटेनस निकालता हूँ, तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस आएगा √3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, 9 और 1 10, और अंडर रूट में लगा दूंगा तो √10, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर 3/√10, क्या ये पॉसिबल है? कहोगे सर पॉसिबल है। आधे लोग कह रहे होंगे हाँ सर आना चाहिए जब 10 की है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको अभी बताया है 10 पॉजिटिव होता है, साइन तो माइनस में होगा ना, इसलिए -3/√10। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 300 और 400 के बीच, 300 से 400 के बीच
ऐसी संख्या पर विचार करना है जो 6, 9 और 12 से जब जिसको डिवाइड किया जाए तो हर स्थिति में 4 रिमाइंडर आता है। ठीक है, उन संख्याओं का क्या करना है, हमको सम करना है। क्या करना है दोस्तों, सम करना है। 6, 9 और 12 का पहले एलसीएम लो तो मेरा आया एलसीएम, अगर एलसीएम आया 36, 36 और प्लस 4, अगर सबसे छोटी संख्या पूछता जो ऐसी कंडीशन में 4 रिमाइंडर देती है तो मैं आती वो सबसे छोटी संख्या 40। मैं अब 300 से 400 के बीच में पूछा हुआ है, मैंने कर लिया 36 में के का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे तो ऐसे ऐसे वो संख्याएं आती हुई चली जाएंगी या नहीं चली जाएंगी। के का मल्टीप्लाई ऐसा रखो, के की वैल्यू ऐसा रखो, जब के की वैल्यू रखने पर ये 300 और 400 के बीच में आए तो के की वैल्यू मैं 9 भी रख सकता हूँ, के की वैल्यू में 10 भी रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। 36 नंबर हो रहे हैं 324 प्लस 4 बराबर 328। एक संख्या हो जाएगी 328 और दूसरी संख्या क्या पॉसिबल है, 360 प्लस 4 बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 364। ये दो संख्या पॉसिबल है और इन दोनों संख्याओं का ही हमसे सम पूछा हुआ है। कितना आ रहा है दोस्तों, 4 और 8 4 12, एंड में 2 जगह है, लेकिन 3 और 3 6, यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। कहीं गलती कही क्या हमने, क्या क्वेश्चन आंसर गलत आएगा, सही आ रहा। ठीक है, ए बी बी सी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7 है और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है या नहीं है। ये सब रेशियो में है और यहाँ पे ये रियल वैल्यू दी हुई है, क्या रियल वैल्यू में लाने की ज़रूरत है। अगर आंसर रेशियो में पूछा हुआ है तो आप कहोगे सर बिल्कुल रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आंसर रेशियो में पूछा हुआ है तो रेशियो से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों को जोड़ता हूँ तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आता है 9 7 16 और 8 24 और 2 का जब 24 में भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, बचेगा 12। कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। जब इसमें से मैं a प्लस बी घटाता हूँ, कितना है ये 8 घटाता हूँ तो c बराबर आता है 4। इसी तरीके से b प्लस सी घटाता हूँ तो a बराबर आएगा हमारा 5 और इसी तरीके से c प्लस a घटाता हूँ तो b बराबर आएगा हमारा 3। कुछ नहीं, अब 1/4 प्लस 1/5 बटे में 1/3 ही करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। या कुछ और है, सही तो आया ना। हाँ, बताते रहा करो, आप लोग भी बोलते रहा करो। हाँ, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये है कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, ए बी सी और डी, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये कलर विजिबल नहीं था, ये ले लेते हैं। ए बी सी डी क्या लिखा हुआ है मैंने, ए बी सी और डी, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी बराबर दिया हुआ है 77। AD और BC कहाँ मिलती हैं, AD और BC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये P पर मिलती हैं। और AB और DC कहाँ मिलती हैं, AB और DC हमारी मिलती हैं Q पर मिलती हैं। ठीक है, A बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 58, तो P और Q के बीच का हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये कहती है आमने सामने के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 77 है तो 180 डिग्री इन दोनों का सम है, तो 180 में से 77 घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, बता दो आप बता दो कितनी आएगी। आप कहोगे सर 103 आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ए क्यू डी एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आप ये देख सकते हैं
एक एंगल 58 है, दूसरा एंगल 103 है, एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 103 है, ये एक 58 है, तो 161 हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गए। तो ये कितना बचा? कहोगे सर ये 19 बचा हमारा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो गया? 8 और 7 15 और 8 और 7 15। सही कर रहे या नहीं कर रहे? ए बी सी। ठीक है, हाँ 7 और 5 12, 8 और 7 15, 12 15 135 हो गए। तो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो ये एंगल कितना बचता है हमारा? 180 में से 135 जाने पर ये बचेगा हमारा 45। कितना बचेगा? 45। ये है 45, ये है 19, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। यही तो हमसे पूछा हुआ था, यही है आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 की दर से 110 में तथा समान संख्या में एन इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 94 रुपीज़ 100। ठीक है दोस्त, उतने ही नंबर पे क्या करते हैं? 9 में बेचते हैं। ठीक है, हाँ देखना क्या कह रहा है कि 11 रुपीस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ऐसा करते हैं। ठीक है, रुपीस कितना है? 110 में कितने खरीदे जा रहे हैं? 11 खरीदे जा रहे हैं। कितनी बार? ठीक है, इतने ही खरीदे जा रहे हैं। 100 रुपए में 9 खरीदे जा रहे हैं। ठीक है सर, कितने है, कितनी बार ये निपटाया जा रहा है? मैंने मान लिया एक बार निपटाया जा रहा है, एक ही बार ये प्रोसेस की जा रही है, और इन सबको मिला के 100 रुपए में 10 की दर से 2 बार में बेच दिया जा रहा है। एक और एक मिला के यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। बस इसको ही सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 100 गुणा 9 990, और 100 गुणा 11 1100 बटे में कितना है हमारा? 99, बराबर में कितना है? 200 बटे में 10। ठीक है, 1100 और 990 बराबर 2090 बटे में 99, 200 बटे में 10। एक जीरो इधर गया, एक जीरो इधर गया। 209 अगर हमारा सीपी था ये, तो 198 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब बताना है हमारा लॉस कितना है। अब हमको क्या बताना है? हमारा लॉस कितना है? अब देख लेना, तो लगभग 5% हमारा लॉस है। ठीक है दोस्त, ठीक है, आ जाएगा। 29 आर्टिकल का जो सीपी है, एसपी है, 29 आर्टिकल का जो एसपी है, एक आर्टिकल का एसपी होता है एक एसपी, तो 29 आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 29 एसपी हो जाएगा। ये किसके बराबर है? 43 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैंने नहीं कहा ना, आपने कहा, आपने देखा है, मैंने लिखा है, और क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, 29 आर्टिकल का एसपी बराबर होगा 43 आर्टिकल के सीपी के। ठीक है, तो सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा? 29 से 43 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? रेशियो मतलब बटे में, सीपी के बटे में ये, इसके बटे में ये आ जाएगा। अगर आप 29 रुपए में कोई चीज़ खरीद के लाते हो, 43 में बेचते हो, तो इसका मतलब आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 14 का। कितने के ऊपर? 29 के ऊपर। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे तो मेरा परसेंटेज निकल आएगा 1400 बटे में 29 निकालना। 29 चौको 116 बटे में 24 0 29 29 अट्ठे है ना, 29 अट्ठे 232। अब कितने बचे? 8 बचे और 0। 29 एकम 30 और 29 दूनी 58, 48.2, 48.2 यहाँ से शुरुआत है दोस्तों, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कुछ वो नहीं है। तो वैसे भी अब तो टीसीएस आई है जब से, तो एसएससी ने सिंपल की तरफ ज़्यादा मूव हो गई है, वरना पहले के अगर क्वेश्चन देखे जाएं मेंस के 2016 2015 के, तो काफ़ी अच्छा लेवल रहता था। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 2 बराबर 0 है। तो
और भी ये दिया हुआ है कि टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर नहीं है 4/3 के, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, हमको क्या चीज़ पता है, हमको क्या चीज़ पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ यही चीज़ तो ये कैसा निकल के आएगा 12, अच्छा क्वेश्चन है ये, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस के 32 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 31 कोसेक थीटा प्लस के 20 बराबर में क्या है 0। इसको जब मैं रेशियो में सेट करता हूँ तो 12, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ ना मैं आपको, थोड़ी भी तरी 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा प्लस 15 कोसेक थीटा प्लस के 20 बराबर 0, माइनस के 15 कोसेक थीटा। यहाँ मैं 4 का कॉमन निकालता हूँ, 4 कोसेक थीटा का, तो अंदर कितना बचेगा 3 कोसेक थीटा माइनस के 4, और इधर -1 का कॉमन निकालता हूँ तो -5 का कॉमन निकालता हूँ तो 3 कोसेक थीटा प्लस माइनस का 4, यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। यहाँ से वैल्यू निकाल, दो बन गई, दो मेरे गुणनखंड बन गए, क्या फैक्टर बन गए 3 कोसेक थीटा -4 और 4 कोसेक थीटा -5, ये बराबर किसके हैं 0 के। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2, एक तो है हमारा 4/3 और दूसरा कोसेक थीटा की वैल्यू है वो है हमारी 5/4। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक। ठीक है, अब उसने कहा है कोसेक थीटा की वैल्यू हमको 4/3 नहीं लेना है, नहीं लेंगे हम, और 5/4 हम ले लेंगे। अगर हम 5/4 लेंगे तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा 5, 4 और 3। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, इसलिए हमको इसमें भी दिक्कत होगी। तो हम निकालते हैं, हम इसी फॉर्मूले पे चलते हैं, नई कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा रखता हूँ मैं, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर 16/9 -1 करता हूँ बराबर में कोट स्क्वायर थीटा। 16 में से 9 जाएंगे तो √7/9 बराबर कोट थीटा आएगा या नहीं आएगा, कहोगे सर बिल्कुल आएगा। और अगर मैं 5/4 लेता हूँ, अगर मैं कोसेक थीटा दोस्त कितना लेता हूँ 5/7/9 का को आएगा 7/3 आएगा स्क्वायर जब अंदर का होगा। ठीक है, अगर इसको, हाँ अगर मैं 5/4 लेता हूँ कोस थीटा बराबर, तो ये कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। उसका कोई लॉजिक नहीं होगा क्योंकि टेन थीटा बराबर हमको फिर से 4/3 लेना पड़ेगा। देखो कोसेक थीटा की अलग वैल्यू तो हमारी आ गई है 5/4, ये हम कोसेक थीटा की अलग रखेंगे। लेकिन अब हम जो इतना सब कुछ ये मसला कर रहे हैं ये अलग टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा की हम 4/3 वैल्यू नहीं रख सकते, तो इसी चक्कर में ये हम मसला कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोट थीटा बराबर ये √7/3 है तो इसका जब मैं होल स्क्वायर, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसा है तो अब मैं मसला इसका सॉल्व करता हूँ, 7 का होल स्क्वायर √7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा आप कहोगे सर 9 और 7 16 आएगा या नहीं आएगा, यानी √7/4। खैर इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे आएगा √16 बराबर 4, वो हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ तो टेन थीटा की वैल्यू कोट थीटा बराबर 3/√7 है, तो टेन थीटा बराबर कितना रहेगा 3/√7 होगा या नहीं होगा जब कोट बराबर √7/3 है, कहोगे सर बिल्कुल होगा। यानी हमारे पास टेन थीटा की भी अलग से वैल्यू निकल के आ गई, और वो वैल्यू कितनी है 3/√7। कितनी है वो वैल्यू 3/√7। तो कोट और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं इससे निकालना चाहूँ, नहीं इससे मैं क्यों निकालूंगा मैं इससे, जबकि मेरे पास तो पहले से कोसेक थीटा की वैल्यू है, और अगर मैं इससे भी निकालता हूँ तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है मेरा 4/3, और वो सही नहीं है, वो मैं नहीं ले सकता, देखो उसने कहा है। ठीक है, और कोसेक थीटा की इसलिए मैं वैल्यू कितनी लूँगा, वहाँ पे मेरी पहले आ गई थी 5/4, यही आंसर होगा, है ये आंसर,
ये तो नहीं है आंसर। अच्छा वैसे में आंसर क्या कहते, इनको शॉर्ट फॉर्म में और लगाओ, 4×3 = 12 प्लस 5√7 और अंडर रूट में 4√7। ये मेरा आंसर कहाँ है, हाँ ये मिल गया। ठीक है दोस्त, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। पहले फैक्टर से कोसेक थीटा की 2 वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन उसने कहा कि आप ये वाली वैल्यू नहीं ले पाओगे कोसेक थीटा की जगह, ये ले सकते हो। ठीक है, जब मैंने ये वैल्यू निकाली तो इससे मेरे टेन थीटा बराबर 4/3 आ गया। तो कोसेक थीटा की जगह तो मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन टेन थीटा की जगह ये नहीं ले सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, टेन थीटा के लिए लेने के लिए मुझको करना पड़ा यही वाला अपना फॉर्मूला लगाना पड़ा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 मैंने ले लिया, 4/3 का होल स्क्वायर -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा ले लिया। तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकल के आई, यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकल के आई, तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी और इन दोनों को मैंने रख दिया, तो मेरा आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कंसेप्ट का क्वेश्चन था, ये नहीं कि रट लिया और चलते बने। ठीक है, ये कितने की वैल्यू हो सकती है, जब कितने की वैल्यू हो सकती है, कहोगे सर ये 120 पे भी सेटिस्फाइड है, लेकिन 120 में हम नहीं लेंगे ये। खैर ले ले 120 पे भी, क्या कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स है, सब चीज़ें स्क्वायर में हैं, तो माइनस प्लस का कोई डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर मैं 1/2 देखा जाए तो कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ आप 60 पे भी ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए, कुछ टाइम के लिए इसलिए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, ये सब चीज़ें, ये सब जितनी भी चीज़ें हमारी दी हुई हैं स्क्वायर में हैं, तो स्क्वायर में अगर माइनस भी होगा ना तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, आपको आया होगा समझ में। अगर स्क्वायर में 10 स्क्वायर की वैल्यू 3 दूनी 6 आता है, 10 60 की वैल्यू होती 3, 3 दूनी 6, ये कितने की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर की, 3×4/3, 3×4/3। माइनस भी हो प्लस भी हो, क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, 3 से 3 कट गया और +3 बराबर 13 हमारा आंसर। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है सेक थीटा और टेन थीटा बराबर, अब मुझे एक चीज़ याद आती है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आप कहोगे सर 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो 4 का होल स्क्वायर 16x² -1/16x² बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नहीं ऊपर है 16, 4x तो ऊपर बनेगा 16 में x² बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 16 का मैं कॉमन लेता हूँ तो x² -1/x² बराबर कितना आता है, 1 आता है। तो x² -1/x² बराबर 1/16 आएगा या नहीं आएगा, कहोगे सर आएगा। अगर मैं x² -1/x² की यहाँ वैल्यू रख देता हूँ तो 8 × 1/16 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर। कहाँ गया 1/2, ये होगा शायद 1/2, यही उल्टा सीधा लिखा है, कि टाइपिंग एरर होगा थोड़ा बहुत मैनेज करा करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई एक पिरामिड दिया हुआ है, उसका बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये होगा कोई पिरामिड, ठीक है, इसका बेस कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कट सरफेस एरिया कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन इट्स हाइट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है, एरिया क्या होता है, √3/4a², और ये किसके बराबर है हमारा, 4√3 के। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकल के आ गई हमारे यहाँ से 4, आ गई या नहीं आ गई, ये आ गई, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकल के आ गई मेरी 4। ठीक है, जब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया को देखता हूँ तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनता है, जहाँ जिसकी बेस है 4 और टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सरफेस एरिया कितना है, 15। तो यहाँ की इसकी लेटर हाइट कितनी रही होगी, 1/2 बेस इंटू लेटरल हाइट, या हाइट अभी इस ट्राइंगल के लिए देख लो तो कितना है, ये हमारा बराबर 15 के है। तो h बराबर आ जाएगा मेरा 15/2। ये h नहीं है, ये ट्राइंगल के लिए लेटरल हाइट है। क्या है ये, ट्राइंगल के लिए लेटरल हाइट है। ठीक है, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, अब आप बताओ ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ बनता है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंगे हम इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंगे हम इन रेडियस, इन रेडियस। ये कुछ ऐसा बनेगा, सिलेंट हाइट जो हमारी एल निकल के आई है, साथ में इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये एच। तो एच का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर होगा एल के होल स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ठीक इसी तरीके से एल के होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर मतलब 225/4 में से मैं घटा दूंगा, इसकी लेटरल हाइट क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी इसकी लेटरल हाइट, लेटरल हाइट आ गई। इसकी इन रेडियस क्या निकल के आएगी, √3/2 ए, a/2 √3, a/2 √3, ए की वैल्यू है 4/2 √3, ये निकल के आएगी, ये नहीं आएगी, कहोगे सर बिल्कुल आएगी। 4/2 √3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो मैं कितना आएगा, 16/2 दूनी 4 तिया 12 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसका कर देंगे हम √, बस यहाँ से हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। तो इसकी हाइट ही पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटा धारा की गति 12 किलोमीटर पर घंटा है। नाव धारा की प्रतिकूल 180 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल समान दूरी कितने घंटों में तय करेगी। ठीक है, 180 किलोमीटर जब मैं इसको कैसे चलाता हूँ, धारा की दिशा में 36 और 12 यानी 18 के हिसाब से चलेगी, 48 के हिसाब से 48 144 प्लस 36 यानी 3 सही 3/4 घंटा लेगी, ऐसे या नहीं लेगी, कहोगे सर बिल्कुल लेगी। जब मैं इसको धारा के अपोजिट में चलाता हूँ तो 24 की स्पीड से चलेगी, 24 7 168 बटे में 1/2 इतना घंटा लेगी, कहोगे सर बिल्कुल लेगी। इन दोनों का पूछा हुआ है सम, कितना आएगा। ठीक है, 4 तिया 12 और 3 15/4 प्लस 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 30/4 यानी 45/4 बराबर कितना आ रहा है हमारा, 11 सही 1/4, यही आंसर है। देखो समान वार्षिक किस्तों में देना है हमको 5% है, यानी पहले साल में 20 से 21 होगी, दूसरे साल में 20 का होल स्क्वायर यानी 400 से 441 होगी। ये किस्तें हैं और यहाँ से टोटल अमाउंट बनेगा एक 441 के। तो यहाँ पर भी 21 का गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, 441 बनाने के लिए बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 420 और 400 और समान किस्तें करना है ना, यानी 441 और 441 टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, टोटल है ये 420 और 441 882। 420 अगर टोटल हमारे पास था और 882 हमने अमाउंट दिया, यानी हमने कितना इंटरेस्ट पेड किया, हमने 62 रुपये इंटरेस्ट पेड किया। इतना रुपए दिया हुआ है, यानी 820 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 820 की वैल्यू दी हुई है 132300 और किसकी वैल्यू पूछा हुआ है 62 की। अब हम लोग निकाल सकते हैं, हम सब लोग समझदार हैं। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, एक मेरा दिया हुआ है ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल बेसल, ये ऐसा ये एक बेसल बना हुआ है। ठीक है, हाँ, जिसकी इन रेडियस कितनी है, जब डायमीटर 9 है तो इन रेडियस कितनी होगी 9 और ये मोटाई 0.5 है तो 0.5 एक्स रेडियस हो जाएगी 9.5। तो इसका जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, एक तो इस बड़े वाले हेमिस्फेयर का कट सरफेस एरिया होगा और ये छोटे वाले हेमिस्फेयर का कट सरफेस एरिया होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों जब हेमिस्फेयर ये ऊपर वाले स्पेस में जितनी सर्कल में जितना एरिया घेरेंगे वो भी लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले सर्कल का देखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 9.5 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू है मेरी 9.5 और 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 9.5। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर 2 पाई और स्मॉल आर की वैल्यू 9 गुणा 9। ठीक है,
इन सब को जोड़ देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। यही पूछा हुआ था, कंसेप्ट की दिक्कत है। आप सब लोग वैसे भी कर सकते हो, बहुत होशियार हो आप लोग, आपको पता नहीं है। अच्छा, सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, वो 120 बना रहा है। कोई एक सर्कल की बात है, कोई एक सर्कल की बात है। आप कहोगे सर 120 लग ही नहीं रहा सेंट्रल एंगल, अब लगवा दूंगा मैं। अब लग रहा, हाँ 120 डिग्री। कोई एक सर्कल की बात है जिसका एक सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बना दिया है, ठीक है। जब पूरे सर्कल के लिए रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? 360 के लिए 21 सेंटीमीटर है, तो 120 के लिए कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ से जो इसको जब मैं ऐसा मोड़ दूंगा, ऐसा मोड़ दूंगा, तो इस तरीके से शंकु बनेगा, बनेगा। जब पूरे के लिए 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए रेडियस अब कितना होगा? शंकु के लिए 7 होगी, ठीक है। और जो इसकी क्या रही होगी, जो इसकी लेटरल सरफेस रही होगी, नहीं, जो इसकी रेडियस रही होगी, वही इस शंकु की लेटरल सरफेस बन जाएगी। और वो कितना है हमारा? 21। इसकी मैं हाइट कैसे निकाल लूँगा? लेटरल सरफेस का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का होल स्क्वायर बराबर होगा मेरा हाइट के होल स्क्वायर के। और मैं पाइथागोरस बड़ी अच्छे तरीके से लगाता हूँ। आप सोचोगे दिमाग क्यों लगाऊँ मैं? ये 21 है, ये 7 है, तो मैं पहले 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। 7 एकम 7 और 7 या 21। 3 के होल स्क्वायर में से मैं 1 का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो 8 बचेगा। अंडर रूट 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने जिस चीज़ से भाग दिया था उस चीज़ का गुणा कर दूंगा, जहाँ कितना, तो गुणा 7 कर दूंगा। यानी यहाँ की वैल्यू हाइट कितनी आ गई? 14√2। आया या नहीं आया समझ में? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से ये हाइट निकालने का कंसेप्ट बता दिया। पाइथागोरस काटने मारने का, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, शंकु का आयतन निकालना है। 1/3 पाई r² h, सब कुछ हमारे पास है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लेंगे? b²/a। और मीन प्रोपोर्शन कैसे लेंगे? √ab। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन लेना है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन लेना है, रेशियो निकाल लेना। इजी था। अगर कोई इंसान 80% खर्च कर रहा है, ए 80% खर्च कर रहा है, बी 85% खर्च कर रहा है और सी 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो 20% बचा रहा होगा, ये 15% बचा रहा होगा और ये 25% बचा रहा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही कर रहा होगा, ठीक है। 20% बचा रहा है, हाँ बचा रहा होगा, तो इसी बचत का रेशियो दिया हुआ है 8:9:20। अगर कोई इंसान 20% बचा रहा है और 20% की वैल्यू 8 है रेशियो में, तो उसकी इनकम की वैल्यू 8/40 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, टोटल इनकम, ठीक है। अगर कोई इंसान 15% बचा रहा है और 15% बराबर होता है 3/20, 3 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। अगर कोई इंसान 25% बचा रहा है और 25% बचत की वैल्यू 40 है और 100% यानी उसकी रियल इनकम कितनी होगी? 20 चौको 80 होगी। कहोगे सर बिल्कुल होगी। ये हो गए 2:3:4 हमारी इनकम का रेशियो। तो ए और सी के जो आय के अंतर है ना, वो 63,000 है। ए और सी के आय का अंतर हमारे हिसाब से कितना है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 63,000, और 3 की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम कर लेंगे, गुणाई तो करना है। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 की वैल्यू दी हुई है। वो कितनी है मेरी? 139 है। तो एंगल a/2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 59 है ना? 59 नहीं, 49। और एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 98। इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको समझाया नहीं, आपको बताया नहीं। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर लंबाई और 35 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर हो। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 35 और 40 और 35 75 और 75 दूनी 150,
यही आय वर्ग का परिमाप होगा या नहीं होगा? जो आयत का परिमाप है वर्ग की चारों बजाय बराबर होती हैं, इसमें डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, यानी 75/2 मेरी ये एक हर एक वर्ग हर एक भुजा की लंबाई आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। और यही जो लंबाई है हर एक भुजा की, ये डायमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर है। तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस 75/2 तो डायमीटर के बराबर है, इसका 1/2 और कर देता हूँ, यानी 75/4 मेरी रेडियस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। इसकी परिधि पूछा हुआ है, परिधि हम लगा लेंगे 2πr/h, आर की वैल्यू 2πr IH क्योंकि 2πr परिधि लगा लेंगे। आर की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? 75/4 और पाई की वैल्यू 22/7, आंसर आ जाएगा। किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 110 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33% से कितने परसेंट कम है? हाँ, कितना अधिक है संख्या के? 40%। हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 40% अधिक है। और 40% की वैल्यू कितनी है? 110 है या नहीं है? बताओ आप, है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल रही होगी। 40% की वैल्यू कितनी है? 110। और देन 20% ऑफ द नंबर इज, ठीक है, 40 की वैल्यू कितनी है हमारी? 110। ठीक है, और हमारे हिसाब से ये 28% 33% से कितने कम है? 5 सही 1/3 कम है। यानी 40 की वैल्यू है हमारी दोस्तों 110 और 5 सही 1/3 की वैल्यू को 5 सही 15 और 16/3 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है। हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। क्यों मैं नंबर निकालने जाऊँ? आप कहोगे सर पहले 100 की वैल्यू निकालो, नंबर निकालो। क्यों मैं निकालने जाऊँ? सीधा ही पहुँच जाऊँगा ना 5 सही 1/3 की जब हमारे पास है। ठीक है, 40 की वैल्यू 110 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 140/10। ठीक है, तो 5 सही 1/3 की वैल्यू निकालनी है, 16/3 का गुणा करना पड़ेगा। बस यही तो मैंने किया था। किसी को कम समझ में आया हो तो बता दिया। डायमीटर इतना है और लेंथ इतना है। ठीक है, कोई एक रोलर है, जो लेंथ होता है वही हमारा क्या बन जाता है? वही हमारा क्या बन जाता है? जो एक रोलर होता है वह हमारा क्या बन जाता है? बता दो, वह क्या बन जाता है? रोलर हमारा रोलर बन जाता है, जो लेंथ होता है वही हमारे रोलर की हाइट बन जाती है। तो रोलर एक सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसकी डायमीटर कितना है? 2 है। इसका मतलब इसकी डायमीटर अगर 2 है इसका, तो इसका मतलब इसकी रेडियस 1 है। तो इसका जब रोलर ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, इसका मतलब है वो अपना कट सरफेस एरिया कवर कर रहा होगा, कट सरफेस एरिया कवर। तो कट सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। 2π बराबर 22/7 ले लेना। आर की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 4 दूनी 8 और 1 9/4 है। ठीक है, ये हर 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो इतना ये क्षेत्रफल कवर कर लेगा। इसी को सॉल्व करना है बस हमको। और दूसरा मेथड क्या कहता है? ऊपर है 22, पाई आएगा तो ऊपर कितना लाएगा? 22, और 22 मतलब मल्टीपल ऑफ 11, और 11 का मल्टीपल चारों ऑप्शन में केवल यही मल्टीपल है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। दूसरा बिल्कुल ये ऐसे बता दिया। उधार लिया 3 साल के लिए पैसा किया जा रहा है, 2 साल के अंत में तिथि में राशि में भुगतान किया और 30 व्यक्ति ने 4 भुगतान कर कर्ज मुक्त हो गए, उसको राशि ली गई क्या थी? ठीक है, तो मैंने मान लिया उसने एक्स राशि उधार ली, तो हर साल में 1 साल में 10% रेट होगी, तो दूसरे साल में 21% उसे भुगतान करना पड़ेगा। यानी उसको 100 से उसके पास टोटल, अगर उसके पास 100 प्रिंसिपल था तो उसका अमाउंट उसको देने के लिए 121 हो गया, देना पड़ता। लेकिन उसने कितना दे दिया? ये सब रेशियो में चल रहा है, ये है रियल वैल्यू। 3317 उसने चुका दिया। इतना चुकाने के बाद भी फिर अगले साल कितना लगेगा? 11 से 10 लगेगा। उसने अब कितना चुकाया? 66 तो चुकाया। ये एक इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जितनी उसने उधार ली है। 11 छक्का 66, 600, 6000, 3317 में 6000 जोड़ेंगे तो 9317। हाँ, तो x गुणा 121/100 बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 9317। 121 से अब हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा। काट ही दे रहे, वरना कहोगे सर आप आलस कर रहे। 11 8 88 5 4 7 7 11
सात सात सात, एक्स बराबर 7700। आ गया। हाँ देखो पिछले वाले अभी क्वेश्चन था एक दूसरे नंबर का, उसमें हमने पहले जो गलती की थी वो y के सबसे बड़े मान के लिए कर बैठे थे, हम कर बैठे थे, लेकिन फिर हमने बाद में निकाला तो x के मान से x का मान चाहिए था, वो मैंने निकालना बता दिया था कैसे करना था। यहाँ पे y का ही मान सबसे बड़ा पूछा था, 8 1 7 5 x 4 5 y 2। तो y का सबसे बड़ा मान वहाँ से देखना, पीछे रिवर्स करके मैंने किस तरीके से बताया था, यहाँ पे रख सकते हैं हम 9, 9 और 2। तो अगर 9 से 72 से डिवाइड है कोई संख्या तो इसका मतलब है 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। y की वैल्यू तो मैंने रख दिया 9। तो अब x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, x की वैल्यू यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ठीक है, 9 2 11, 11 और 5 16, 4 20 5 25 7 32 1 33 8 40, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि क्या है 9 के किसी मल्टीपल में रहना चाहिए। x की वैल्यू 5 है, 9 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, कहीं दिक्कत कर रहा है, y के सबसे बड़े मान के लिए। ठीक है, 72 से विभाज्य है। ठीक है साहब, मैंने 9 मानी, 9 हो सकता है y की वैल्यू सबसे बड़ी, बिल्कुल हो सकती है। 8 से डिविजिबल होगा 512, बिल्कुल होगा। 9 2 11 5 16 4 20 5 25 7 32 और 1 33 और 8 41, 33 और 8 कितने होंगे, 41। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, जहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी ला रहे थे, 5। तो x प्लस वाई बराबर √13, ये हमारा आंसर। गलती कर रहे थे हम, हो जाती गलती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में छोटी छोटी गलती होती रहती है ना। हाँ, ए में स्पिरिट ऑफ वाटर है 3:4 में, और बी में स्पिरिट ऑफ वाटर है 5:9 में। ठीक है, इनको 2:3 में मिलाया जाता है। जब इनको 2:3 में कब मिलाएंगे, पहले इनको बराबर तो कर लें। ये 7 है, ये 14 है, तो यहाँ भी गुणा 2 कर देंगे, यानी ये रेशियो 6:8 है, ये रेशियो 5:9 है। अब कर लो इनको गुणा 2। ठीक है, अब इनको गुणा 2 मैं कर देता हूँ, गुणा 2 कर देता हूँ। यहाँ गुणा 2 करना है, यहाँ गुणा 3 करना है, क्योंकि 2:3 में मिलाया जा रहा है। 6 दूनी 12, यहाँ से स्प्रेड निकल के आएंगे, और यहाँ से 15 स्प्रेड निकल के आएंगे, यहाँ से 16 पानी निकल के आएंगे, यहाँ से 27 पानी निकल के आएंगे। 15 12 27 बटे में 27 16 43, ये स्प्रेड रेशियो वाटर नया पानी में आ जाएगा। 27:43 नहीं, लेकिन पानी से स्प्रेड का पूछा हुआ है, यानी 43:27, ये हमारा आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्शियस होकर देखना पड़ता है कि क्या पूछा हुआ है। वो ऑप्शन जो एंड में जो पूछा हुआ होता है उसमें पलट देता है, तो स्टूडेंट अक्सर ये जल्दबाजी में ये लगा के आता है, लेकिन ये होना होता है आंसर। 17 8 15। कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अब भी बताता हूँ ये क्या कर दिया। ठीक है, एक कोसेंट्रिक सर्कल है 2। ठीक है, ये है इसकी, अगर ये बाहर वाले की 8.5 रेडियस है, तो अंदर वाले की कितनी है, 4 है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देख लो, ये 8.5 है और ये 4 है। बिंदी हटा के इधर मैं लगा देता हूँ जैसे, तो 5 से काटता हूँ तो 17 बार में, और 5 से काटता हूँ तो 8 बार में। ठीक है, 5 से काटता हूँ 17 बार में, 5 से काटता हूँ तो कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में। 17 8 और 15 हमारा क्या होता है, 17 8 और 15 हमारा क्या होता है, आप कहोगे सर ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15। अब चूंकि हमने 5 से गुणा किया था, 5 से गुणा किया था, इसलिए 5 से भाग दे दोगे, यानी 75। 7.5 यहाँ पे कितना आएगा, 7.5। पॉइंट भी जाके तक लगाएंगे ना, 7.5। जब यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7.5 होगा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 15। वो स्पर्श रेखा पूछी हुई है 15, आंसर आ गया। 2 वर्ष पहले ए और बी की कितना था, 4:5 था, 2 साल पहले। ठीक है, अब से 8 साल बाद ए और बी का कितना होगा, 11:13 होगा। ठीक है, ये 2 साल पहले का है, ये 8 साल बाद का है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट रहा होगा।
परसेंटेज में, ठीक है। पहले जब भी ऐसा हो तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ये बराबर किया जाता है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इन दोनों को बराबर कर लो, यहाँ 2 कर दिया, गुणा 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 10 हो जाएगा, और यहाँ 11 से 13 हमारा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। हमारे हिसाब से ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, ये हमारा डिफरेंस 3 हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस हमारा 10 है। कितना है क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस हमारा 10 है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा डिफरेंस 10 है, यानी 3 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू 18 की वैल्यू कितनी होगी, 3 18 10 चिक्का 60 होगी या नहीं होगी, कहोगे सर बिल्कुल होगी। 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले इनकी जो आयु थी, आयु का सम कितना था, 60 साल था, तो 2 साल बाद आयु का सम कितना होगा, 2 साल ए भी बड़ा होगा, 2 साल बी भी बड़ा होगा, यानी 60 में ओवरऑल कितने बड़े होंगे, 4 साल बड़े होंगे, यानी 64 साल हमारा आंसर। आप लोग ना बता दिया करो, जो भी आपको नहीं आए, आग लूहर पथरा जो भी नहीं आए सब बता दिया करो, सबका सॉल्यूशन है। हर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा, ताकि आपका डाउट ना रहे। किसी ने पूछा सिलेक्शन की सबसे जोरदार टेक्निक क्या है, सबसे जोरदार टेक्निक सिलेक्शन की यही है कि आपका जो डाउट है वो आपका डाउट ना रहे, यानी आपने जो पढ़ा, आज आपने जो पढ़ा, अगर उसमें आपका जो भी डाउट बन रहा है तो वो डाउट ना रहे, यही सबसे अच्छी टेक्निक है, ठीक है। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ही जान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस कितनी होती है, a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस की रेडियस कितनी होती है, a/2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a। ये सब चीज़ें हैं जो खुद जानना जरूरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इसी तरीके से जब भी क्वेश्चन आया ऐसा रिवाइज कर लिया, ऐसे क्विक रिवीजन किया जाता है चीज़ों का, ठीक है। तो इसकी ये दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यानी √3/2a की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है हमारी, 10√3 दी हुई है। यहाँ से निकालता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20, आ गई a की वैल्यू 20, कहोगे सर आ गई। तो इसका एरिया पूछा हुआ है, यानी √3/4 ए स्क्वायर, इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ, हाँ, यानी इसकी जो सरकम रेडियस होगी इसकी, इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस कितनी होगी, √3/2a, a/√3, तो इसकी सरकम रेडियस होगी a/√3 बराबर 20/3, ठीक है। अब इसका एरिया पूछ लेगा, ये सर्कल बनेगा कुछ, इसकी रेडियस 20/3 है, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं πr² से। 31,200 रुपये का राशि है, एक को दे रहा है वो 7% की रेट से, एक को दे रहा है वो 9% की रेट से, ठीक है। 3 साल में कुल ब्याज कितना है, 7446 है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। 7% की रेट से 3 साल में 21% ब्याज मिलेगा, और 9% की रेट से 3 साल में 27% ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। 27% को मैं तोड़ के 21 + 6 लिख सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 31,200 का अगर मैं 21% निकालूंगा तो मैं इतना इतना हिस्सा कवर कर लूँगा, कहोगे सर बिल्कुल कर लूँगा। 31,200 का निकाल लो 21%, 2 बिंदी से 2 बंदी गए, 21 दूनी 42, 2 21 से कम 21, 4 25 के पास हाथ 21 63 और 2 63 और 2 65, 6512। हमारे हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है, 6512 आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 7446 है। इसका मतलब क्या है, ये जो 6% ऑफ सेकंड है, 6% ऑफ सेकंड, यही बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के, कहोगे सर बिल्कुल यही बराबर है इन दोनों के डिफरेंस की, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 894, 894, हाँ ठीक है 894 इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। यानी सेकंड
कि 6% की वैल्यू 894, यानी मैं गुणा कर दूंगा इसमें 100 का, तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी मेरी, जो सेकंड वाले हैं, सेकंड वाली राशि जो हमने दी हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी, और जो भी वो वैल्यू आएगी, जो भी वो वैल्यू आएगी उसमें से मैं फर्स्ट वैल्यू घटा दूंगा, तो मेरी पहली वाली वैल्यू आ जाएगी जो 7% के हिसाब से निवेश किया था। ये था हमारा कौन सा मेथड, मिनिमम सेटिस्फेक्शन मेथड। दूसरा मेथड आप लगा लो एलिगेशन, और भी है, बेसिक मेथड भी है। तो 7% की रेट से 3 साल में 21% पैसा होगा, 3 साल में यहाँ से 27% पैसा होगा। ठीक है, बीच में कितना पैसा आएगा वो लिखना है, 7476, 7446, 31,200 का कितना परसेंट है, बस 7446 बटे 312, 312 बराबर 53, 52 छक्का 312, यानी ये 13 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा। ठीक है, 13 पन्ना 65, 9, 13 7 91, 3 नहीं है 13 का मल्टीपल। ठीक है, ये किसी ना किसी से यहाँ से फ्रैक्शन निकल से आएगा, 7446 बटे 312, यहाँ से एलिगेशन निकाल लगा लेंगे, दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगी, और काट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये पूछा हुआ है, ये दो दो भाग में तोड़ लो, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ऐसा कर लेते हैं, पहले इनको गुणा करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं, और इसके साथ में मैं ले लेता हूँ -2abcd। अब इन दोनों का जब मैं गुणा करूँगा, माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसके साथ में भी ले लेता हूँ 2abcd। ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं की हमने। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, टॉइस ऑफ ABCD वगैरह से इनसे हमारा क्या निकल के आएगा, बताओ, आप लोग शांत क्यों बैठे हो, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बोलते क्यों नहीं हो। यहाँ से हमारा कुछ नहीं निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा, इसलिए नहीं निकल के आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिए हैं ए और ACD, ए में यहाँ बी मिसिंग है और यहाँ ए मिसिंग है। पहले हमको दो ऐसे फ्रैक्शन निकालना है जिसमें दोनों चीज़ें आए। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड ले जाता हूँ, इसको लेता हूँ इस साइड, इसको लेता हूँ इस साइड, यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर को यहाँ लाता हूँ, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ ABCD अब आ जाएगा निकल के। यहाँ माइनस का मैं कॉमन लेता हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं प्लस का को माइनस ही रहेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के 2abcd। ठीक है, ये हमारा किसका होल स्क्वायर है, ये हमारा किसका होल स्क्वायर है, जल्दी बताओ, ये AC माइनस BD का होल स्क्वायर है। ये माइनस कर दो, और यहाँ पे कितना है, BC माइनस CD का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, बस अब इनका गुणा फिर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, या नहीं है ठीक, कहोगे सर ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हो गए हैं अब ख़त्म। तो दोस्त आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।